सीईटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म है जो 24 जून से भरे जा रहे हैं और 16 जुलाई तक ये भरे जाएंगे। और इस बार है जो आर आर एस एम एस एस बी ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। इसमें क्या किया है कि कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं और 40% का क्राइटेरिया रख दिया है और वन थर्ड का नेगेटिव मार्किंग भी रखा है। इस बार सीटी पास करना आसान नहीं है, तो सभी साथियों को जमकर तैयारी करनी है। और कुछ टॉपिक नए जोड़े हैं जिसमें कि 4 टॉपिक है जो नए जोड़े गए हैं, जिसमें सीपीआर है, प्राथमिक उपचार है, सोशल मीडिया एडिक्शन है और ड्रग्स एब्यूज है। ये कुछ टॉपिक है जो जोड़े गए हैं। और मैथ के कुछ चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री है और ज्यामिति वाले कुछ चैप्टर है जो उसमें हटा दिए गए हैं। साथियों, आपको सिलेबस को देख लेना है और अपने तैयारी को मजबूत करना है। इस बार है जो तभी आगे जा पाएंगे। अगर इस बार जिसने अच्छे से सीटी क्लियर कर लिया, तो आने वाली एग्जाम जो मेंस एग्जाम होगी जितनी भी, उसमें जो आप पकड़ मजबूत बना सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, जो नए टॉपिक जोड़ गए हैं उन्हीं टॉपिकों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा शायरी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शायरी इस प्रकार है शायरी इस प्रकार है। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब हम कौन से साथ हैं। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब हम कौन से साथ हैं। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। तो साथियों, हमें जो पूरी जो जोश से तैयारी करनी है। और चलिए पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सीटी में जो नया टॉपिक जुड़ा है उसके बारे में। इसमें पहला टॉपिक है सीपीआर, दूसरा प्राथमिक उपचार, तीसरा है सोशल मीडिया एडिक्शन और चौथा है ड्रग्स एब्यूज। तो पहले पढ़ेंगे हम सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है हृदय रुकने की स्थिति में जीवित बचाने की महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या है? जब हृदय रुक जाता है, कई बार बेहोश हो जाता है आदमी, हो जाता है, उसमें क्या है कि सीपीआर दिया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या है कि चेस्ट को दबा के ब्रीथ किया जाता है और मुंह से सांस देकर चेस्ट को जोर जोर से ऐसे करके दबाया जाता है। दोनों हाथों को लॉक करके तब दबाया जाता है, ऐसे करके। सही समय पर सीपीआर किसी की भी जान बचा सकती है। प्राथमिक उपचार क्या होते हैं? दुर्घटना या चोट की स्थिति में त्वरित सहायता। जैसे कुछ फर्स्ट एड होते हैं, उसमें हम त्वरित सहायता दे सकते हैं। चोट लगने पर, जलने पर, रक्तस्राव पर आदि प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। सही प्राथमिक उपचार बड़े नुकसान से बचा सकता है। तीसरा है हमारा सोशल मीडिया एडिक्शन, जिसमें अत्यधिक उपयोग से मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ते हैं। ध्यान भंग होता है, तनाव, नींद की समस्या होती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ जाता है, उससे जो चिड़चिड़ापन होता है, नींदें नहीं आती है। जितना स्क्रीन स्क्रीन टाइम कम होगा उतना है जो अपना समय सही रहेगा। क्योंकि मोबाइल में पढ़ने से अच्छा है कि किताबों को अपना साथी बनाए, उससे ज्यादा पढ़े, जिससे कि स्क्रीन टाइम कम होगा और अपनी क्वालिटी इंप्रूव होगी और अपने नोट्स बनाकर हम आगे पढ़ सकते हैं। ड्रग्स एब्यूज क्या है? नशीली दवाओं का दुरुपयोग या मादक पदार्थों का सेवन करना। नशे के दुष्परिणाम और स्वास्थ्य पर प्रभाव। आज की पीढ़ी है जो नशे की लत में बहुत ज्यादा लिप्त पाई जा रही है। लत लगाना, मानसिक तनाव, संबंधों में खराबी, यह जो नशे से एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुकी है। नशे से दूरी जीवन में खुशहाली की कुंजी है। इसलिए नशे से दूर रहे और अपने साथियों को भी इसे बचाए। सीपीआर सीपीआर क्या होता है इसके बारे में हम अब डिटेल से देखेंगे। सीपीआर बुनियादी तथ्यों बुनियादी तथ्य जिसका फुल फॉर्म होता है सीपीआर ऑडियो प्लोमरी रेsuscitation। ऑडियो प्लोमोनरी रेसिसिटेशन। इसका उद्देश्य होता है कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति रुकने, कार्डियक अरेस्ट या हृदय गति रुकने पर, इसकी हृदय की धड़कन रुक जाती है के दौरान कृत्रिम रूप से मस्तिष्क और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना ही सीपीआर होता है। याद रखें, सीपीआर जीवन रक्षक तकनीक है जो सही समय पर किसी की जान बचा सकती है। एएचए की गाइडलाइंस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसमें जिसका रेशियो है 30:2। क्या है? 30:2। यानी कि
छाती दबाए, इसमें क्या है सीपीआर किस प्रकार देते हैं, 30 बार छाती दबाए और 2 बार सांस दें, यही सही गति होती है। और गति क्या होती है, 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट। छाती को दबाने की गति 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए। 1 मिनट में कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 120 बार उसको दबाना चाहिए। गहराई, गहराई क्या होती है, डेप्थ उसकी वैसे 2 से 2.4 इंच, 5 से 6 सेंटीमीटर तक इसकी गहराई है। बच्चे लगभग 2 इंच, बच्चों को लगभग 2 इंच तक उसको दबाया जाना चाहिए और शिशु पर 1.5 इंच। और अगर बड़ा वयस्क है, आदमी है, उसको 2 से 2.4 इंच तक उसको दबाया जा सकता है। जितनी जल्दी सीपीआर शुरू करेंगे, जीवन बचने की संभावना उतनी अधिक होगी। अगर प्रशिक्षित नहीं है तो भी सिर्फ लगातार छाती दबाते रहे। हैंड ओनली सीपीआर। सीपीआर का सही क्रम सीक्वेंस क्या है, सीपीआर का सही सीक्वेंस क्या है, आप देख सकते हैं। एक दूसरे को यूं हाथ रखेंगे, दाएं हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ बाद में, और फिर इसको 30 बार दबाएंगे। नया नया क्रम है सी माइनस ए माइनस बी ए एच ए द्वारा 2010 में एबीसी से बदलकर सी ए बी कर दिया गया है। सी कंप्रेशन छाती दबाना हृदय पंप करने के लिए होता है। सी क्या होता है, कंप्रेशन छाती दबाने के लिए होता है। दूसरा होता है ए क्या होता है, एयरवे, यानी कि हवा का खुला रास्ता, यानी कि सांस, मुंह से सांस दे। एयरवे में क्या है, मुंह से सांस दे, सिर पीछे झुकाकर हवा रास्ता खोलना, हवा का रास्ता खोलना। बी होता है मुंह को खोलना। उसके बाद में बी क्या होता है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी कृत्रिम सांस देना, उसको 2 बार सांस लें, 2 बार सांस दें। सीपीआर का सही क्रम क्या रहेगा, सी सी ए बी, यानी कि क्या होता है, कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, यानी कि पहले जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल करें, यानी कि कंप्रेस करें। उसके बाद एयरवे, उसका मुंह खोले, उसके बाद ब्रीथिंग करें और कृत्रिम सांस दें, ब्रीथिंग यानी कृत्रिम सांस दें। ये सही क्रम होता है, आपको ये जानना है। इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ब्रेन डैमेज, ऑक्सीजन रुकने के 4 से 5 मिनट में कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। 10 मिनट बाद क्षति अपरिवर्तनीय है, यानी कि इरेविजिबल हो जाती है, परिवर्तनीय हो जाती है। एईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, डेफिब्रिलेटर होता है हृदय गति को सामान्य करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला पोर्टेबल उपकरण होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला पोर्टेबल उपकरण होता है। हैंड्स ओनली सीपीआर, हैंड्स ओनली सीपीआर, यदि सांस देना नहीं आता तो केवल लगातार चेस्ट कंप्रेस करते रहे। कानूनी सुरक्षा, गुड समैरिटन लॉ, गुड समैरिटन लॉ प्राथमिक चिकित्सा देने वाले मददगारों को कानूनी पकड़ों या पुलिस उत्पीड़न से ये बचाता है। महत्वपूर्ण दिवस है वर्ल्ड रीस्टार्ट एंड डे, हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल्दी पहचाने, जल्दी मदद करे और जीवन बचाए। सीपीआर देने से किसी की जिंदगी वापस आ सकती है। इसकी प्रमुख सीमाएं इस प्रकार है। गोल्ड आवर, किसी भी गंभीर दुर्घटना के बाद, दुर्घटना के शुरुआत के 60 मिनट के अंदर ये प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। कुत्ते का काटना, रेबीज बचाओ, घाव को तुरंत साबुन या पानी से लगातार 15 मिनट तक धोना। जलना, बर्न करना, जले हुए हिस्से को बहते पानी से 10-15 मिनट तक धोना, ये क्या होता है, रेबीज से बचा सकता है। इसके महत्वपूर्ण फार्मूले नियम इस प्रकार है। रूल ऑफ लाइन, शरीर के जलने का प्रतिशत, बर्न एरिया निकलने का मेडिकल फार्मूला, बायां हाथ 9%, पीछे का धड़ 18%, दायां हाथ 9%, दायां पैर 18%, जननांग 1%, सिर और गर्दन 9%। एक ट्राई बहु स्थिति में मरीजों की गंभीरता के आधार पर इलाज की प्राथमिकता तय करना। इसमें लाल, पीला, हरा, काला टैग इस्तेमाल होता है। क्या होता है, लाल, पीला, हरा टैग, यानी कि लाल है तो क्या है, गंभीर है, यानी कि जो सामने का धड़ है 18%, ये क्या है, गंभीर की स्थिति में आता है। पीला मध्यम क्या है, जैसे पैर है, हाथ है, ये जो थोड़ा कम गिरा। और हल्का हरा है, जैसे कि पीछे का धड़ है, उसमें आदमी को बचाया, फिर भी थोड़ा बचाया जा सकता है। और मृत काला का मतलब है यानी कि ज्यादा जल गया, उसमें व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता।
DRABC का पूर्ण रूप है डेंजर खतरा, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया होश, एयरवे श्वास मार्ग, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन रक्त संचार करना। RICE का फुल फॉर्म है रेस्ट आइस कंप्रेशन इलेवेशन, रेस्ट आइस कंप्रेशन इलेवेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्राथमिक उपचार देने से जान बचाई जा सकती है। सही ज्ञान, सही निर्णय जीवन रक्षा बन सकते हैं। शांत रहे और सुरक्षित रहे और सबकी मदद करे। आपातकालीन तकनीकों की बात करें, नाभिक पर दबाव देना, जैसे कि हेमिल्टन म्यूनर, श्वास नली में कुछ फंसने पर, श्वास नली और कुछ फंस गया है तो पीड़ित की नाभिक के ऊपर से झटके से दबाव देना, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है कि उस व्यक्ति के श्वास में कुछ फंस गया है तो उसको ऐसे पेट को दबा के पकड़ कर उसके ऐसे झटके मारे जिससे कि वो निकल जाएगा। टूनिकेट, टूनिकेट क्या होता है? टूनिकेट है जब किसी की मुख्य धमनी से अत्यधिक खून बह रहा हो, मुख्य धमनी से अत्यधिक खून बह रहा हो तो उसे रोकने के लिए घाव के ऊपर बांधी जाने वाली अत्यधिक कसी हुई पट्टी अंतिम विकल्प होती है। अपन ने बचपन में देखा होगा, कई बार कहीं चोट लग जाती है तो हम उसमें ऐसे बांध दे देते जिससे कि उसका ब्लड रुक जाए। ये प्रक्रिया आपने गांव में कितनी बार चोट लगने पर ये प्रक्रिया दोहराई होगी, आपको याद होगा। वैसे पुराने समय में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि सांप काटना क्या था, हमेशा नीचे रखे पैर को, क्या है, हमेशा नीचे रखे, ऊपर कभी नहीं उठाए। घाव को हड्डे से के बिस्तर से ऊपर न रखे, हमेशा नीचे रखे। घाव को चूसने का या कसकर टूर्निकेट बांधने की गलती न करे, यानी कि गलती कभी भी नहीं करे। जलने पर कभी सीधे घाव पर बर्फ, तेल या मक्खन न लगाए, यानी कि कभी जल जाए तो उसमें बर्फ है, तेल, मक्खन ऐसी चीजें कभी भी नहीं लगाए। ये ऐसी गलती है जो कभी भी ऐसा नहीं करे। कानूनी सामान्य ज्ञान, कानूनी सामान्य ज्ञान में गुड समैरिटन लॉ, सड़क हादसे में मदद करने वाले को पुलिस कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि दूसरा शनिवार को मनाया जाता है, सितंबर के दूसरे शनिवार को। सोशल मीडिया एडिक्शन हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें जो सीटी में जुड़ा है। सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन में क्या है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक शब्दावली इस प्रकार है। जैसे डोपामिन लूप में लाइक्स, नोटिफिकेशन मिलने पर मस्तिष्क में डोपामिन रिवार्ड केमिकल का स्राव होता है जो बार बार फोन चेक करने की लत लगाता है। क्या करता है? फोन चेक करने की लत लगाता है। जैसे कि कोई लाइक किया, कोई मैसेज किया तो वो क्या है कि एक डोपामिन अपना दिमाग रिलीज करता है जिससे कि फोन को बार बार चेक करने के लगते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आया हम फोन देखने लगते हैं, चेक करने लगते हैं, किसने लाइक किया, किसने सब्सक्राइब किया, ये डोपामिन लूप होता है। जैसे कि फोमो, फोमो फियर मिसिंग आउट, दूसरों की ऑनलाइन जिंदगी देखकर ये डर लगना कि आप जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मिस कर रहे हैं। जैसे कि कई बार क्या है कि फोमो क्या होता है, कई बार बहुत से लोग होते हैं अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ी, अच्छे घर दिखाते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, वो क्या है कि एक सिर्फ दिखावा है, वो ये वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम उसको देखकर अपनी लाइफ से रिलेट करने लगते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कितना पीछे रह गए, ये कितना आगे पहुंच गए हैं। तो उसमें क्या है कि फोमो होता है, यानी कि फियर मिसिंग आउट होता है कि हम दूसरों की जिंदगी देख कर से डर लगने लगता है, जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मिस करने लगते हैं, वही फोमो होता है। नेक्स्ट है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मोबाइल पास न होने पर, बैटरी, इंटरनेट खत्म होने पर होने वाली अत्यधिक घबराहट। नोमोफोबिया क्या होती है कि अगर बैटरी, फोन नहीं है हमारे पास, इंटरनेट खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई तो हमें अलग तरह की बेचैनी होने लगती है, अब क्या होगा, फोन मेरा नहीं रहा, तो वो एक नोमोफोबिया की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है फबिंग। फबिंग में फोन में लगे रहना, अपने पास बैठे वास्तविक व्यक्ति, दोस्त, परिवार की उपेक्षा करना। फबिंग में क्या है कि हम में अपने दोस्त परिवार से दूर हो जाते हैं, सब बैठे हैं और हम फोन देखने लगते हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं और एकदम कट जाते हैं, वो एक दूसरे उसको क्या बोलते हैं? फबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डूम स्कोरलिंग क्या होता है? लगातार लगातार नकारात्मक, दुखद है या बुरी खबरों को स्क्रॉल करते रहने की आदत है, यानी कि डूम स्क्रोलिंग की क्या है, हम लगातार कोई गलत इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, गलत खबर देख रहे हैं और उससे हमारा दिमाग क्या है कि उस खबर को ज्यादा देखता है
और अपने हम उस चीज से रिलेट करने लगते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, उसी स्थिति में हम डूम स्क्रोलिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े। औसत स्क्रीन टाइम भारतीय उपयोगकर्ता प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। क्या करते हैं? जो सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये रिपोर्ट है। डब्ल्यू का डब्ल्यू का वर्गीकरण है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये वर्गीकरण है कि सोशल मीडिया की लत व्यवहारिक लत है। क्या है ये? व्यवहारिक लत है, बिहेवियर एडिक्शन है, माना गया है। गेमिंग डिसऑर्डर आईसीडी 11 में एक अधिकारिक मानसिक बीमारी घोषित है। यानी कि जो गेमिंग डिसऑर्डर है, जो गेम खेलते हैं, ये क्या है कि मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी घोषित कर दिया गया है इसको, कि उसमें बच्चे खेलते रहते हैं, कोई भी गेम खेल रहा है, उसको अगल बगल कोई पता रहता है मेरे पास कौन बैठा है, कौन जा रहा है, पबजी खेलते रहते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि वो एक मानसिक बीमारी का एक लत लेते हैं, व्यवहारिक लग जाती है उनको। है जो अटेंशन स्पैम गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश शॉर्ट वीडियो रील्स के कारण युवाओं के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटकर 8 सेकंड से भी कम रह गई है। अब क्या है कि रील के शॉर्ट का जमाना आ गया है, और जैसे कि 1 मिनट की कोई रील है, तो उसको पूरा 8 से 5 सेकंड देखेंगे। लॉन्ग वीडियो देखने की क्षमता उनकी घट रही है। जैसे कि पहले क्रिकेट होता था, टेस्ट क्रिकेट पूरा देखते थे, वनडे देखते थे। अभी T20 पूरा नहीं देखते, उसमें बोर होने लग जाते। 50 ओवर तो देखना मुश्किल है। पहले 3-3 4-4 घंटे की मूवी होती थी, अभी वही चीज है जो आधे घंटे 1 घंटे में समाप्त होने लगी, क्योंकि उनकी क्या हो रही है कि क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट रही है, इसलिए वो पूरा देखते नहीं है। शरीर पर जैविक प्रभाव, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, मेलाटोनिन में कमी, स्किन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को रोकती है, जिससे अनिद्रा की समस्या होती है। कार्टिसोल वृद्धि, नकारात्मक कंटेंट या साइबर बुलिंग से तनाव हार्मोन कार्टिसोल का स्तर बढ़ता है। क्या होता है? कार्टिसोल का स्तर बढ़ता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन, डिजिटल आई स्ट्रेन होता है। क्या होता है? डिजिटल आई स्ट्रेन होता है, जिसमें क्या होता है कि आंखों का सूखापन होता है, जलन होने लगती है, धुंधला दिखना है, सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन होने लगता है। उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या होता है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। समाधान और नीतियाँ, इसकी समाधान नीतियाँ क्या है, किस प्रकार है? डिजिटल डिटॉक्स, निर्धारित समय जैसे वीकेंड के लिए गैजेट से, सोशल मीडिया से दूरी बनाना। यानी कि छुट्टी के दिन है जो सोशल मीडिया को से दूरी बना, जैसे कोई बुक पढ़ना, कोई खेल खेलने जाना, बाहर चले जाना, वीकेंड में चले जाना, घूमने चले जाना, मोबाइल घर पर छोड़कर, उससे ये बचाव है। डिजिटल वेल बीइंग टूल्स क्या है? ऐप टाइमर के जरिए स्क्रीन टाइम को सीमित करना। राइट टू डिस्कनेक्ट है, कर्मचारियों को ऑफिस के घंटों के बाद काम के ईमेल मैसेज का जवाब न देने का अधिकार। जैसे कि कुछ काम या घंटे के बाद ईमेल मैसेज का जवाब न देने का अधिकार होना चाहिए, जैसे फ्रांस जैसे देशों में कानूनी मान्यता है। नशा मुक्ति केंद्र नशा मुक्ति केंद्र मेंटल हेल्थ केयर 2017 के तहत AIMs के जैसे प्रमुख अस्पतालों में इंटरनेट एडिक्शन डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एब्यूज। ड्रग्स एब्यूज है जो नशे की लत का होता है, नशे दवाओं का दुरुपयोग, मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स एब्यूज होता है। इसके इसमें कुछ वैज्ञानिक और जैविक शब्दावली है, जिसमें कि परीक्षाओं में अक्सर ड्रग्स के शरीर पर प्रभाव, लक्ष्य तंत्र से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि डोपामिन में क्या होता है कि ड्रग्स मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवार्ड सिस्टम को ये हाईजैक कर लेते हैं, और भारी मात्रा में डोपामिन खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिससे व्यक्ति को बार बार ड्रग्स लेने की तीव्र इच्छा होती है। क्या होते हैं? उसे बार बार ड्रग्स लेने की इच्छा होती है। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? जब शरीर को किसी ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। क्या होता है? जब शरीर को किसी ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, पहले जैसे नशा या प्रभाव महसूस करने के लिए व्यक्ति को उस ड्रग की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। क्या करना पड़ता है उसको?
उस ड्रग्स की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जब उसको आदत पड़ जाती है, उसको प्रभाव महसूस करने के लिए बोले कि मुझे और चाहिए, तब उसको प्रभाव महसूस होगा। पहले क्या होता है, जैसे चित्र में बताया गया है, पहले कम मात्रा में असर, पहले वो थोड़ा सा ही लेता है, फिर अब ज्यादा मात्रा में असर। क्या होता है कि वो एक बोतल की जगह 2 बोतल कर देता है, और कुछ टेबलेट भी यूज करने लगता है। तो इसे यह ड्रग्स टॉलरेंस होता है, और उसे ड्रग्स की लत पड़ जाती है। विड्रोल सिंड्रोम, विड्रोल सिंड्रोम क्या है कि जब कोई नशे का आदी व्यक्ति अचानक ड्रग्स से लेना बंद कर देता है, यानी कि वो सोचता है कि मुझे छोड़ना है, तो अचानक वो बंद कर देता है, तो उसके शरीर और दिमाग में गंभीर नकारात्मक लक्षण जैसे कांपना, पसीना आना, डिप्रेशन, उल्टी दिखाई देनी, जैसे हाथ कांपेंगे, उसके पसीना आएगा जैसा सबसे ज्यादा, उसको डिप्रेशन होने लगेगा, उल्टी होगा। अगर कोई एकदम से कोई नशा या ड्रग्स ले रहा है तो एकदम से वो बंद कर देगा, तो उसका शरीर का पूरा तंत्र बिगड़ जाता है, उसको कांपना, शरीर कांपने लगेगा, एकदम से पसीना आने लगेगा, और एकदम तनाव बढ़ जाएगा, डिप्रेशन होने लगेगा, और फिर वो है जो एकदम से फिर वो उल्टी करने लगेगा, उसका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। एकदम से छोड़ेगा, कोई भी चीज छोड़नी है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय कम करके वो चीजें छोड़ना कारगर साबित होता है। अब है मादक पदार्थों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। क्या है मादक पदार्थों का वैज्ञानिक वर्गीकरण? वो किस प्रकार है? इसके प्रकार, प्रभाव, इफेक्ट, उदाहरण, एग्जाम्पल। इसी के उत्तेजक, इस उत्तेजक में क्या होता है, स्टिमुलेंट्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गति बढ़ाते हैं और ऊर्जा अल्टरनेस लाते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, कोफीन होता है, एम्फेटामिन होता है, और निकोटीन होता है। क्या करते हैं, ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं। दूसरा है अवसाद, जो डिप्रेसेंट्स, डिप्रेसेंट्स मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को ये क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। जैसे कि शराब है, ओपियोड्रस है, हीरोइन है, मार्फिन है, अफीन है, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की गति को ये स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट है भ्रमजनक, भ्रमजनक, भ्रमजनक में सोचने और देखने की क्षमता को बदल देते हैं, जिससे मति भ्रम पैदा करना, जैसे कि एलएसडी, मैजिक मशरूम, एलएसडी मैजिक मशरूम। नेक्स्ट है कैनबिस, कैनबिस ये उत्तेजक, अवसाद और भ्रमजक तीनों मिलने जुले प्रभाव होते हैं इसमें, जैसे मारिजुआना, गांजा, चरस, भांग, ये क्या होगा कि उत्तेजक अवसाद होते हैं, उसको अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं देते हैं। अगला टॉपिक है ड्रग्स एब्यूज। ड्रग्स एब्यूज में क्या है, भारत नस्ली दवा का दुरुपयोग या मादक पदार्थों का सेवन भारत में अधिक बढ़ने की से अधिक समस्याएं पैदा हो रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति ड्रग तस्करी के लिए अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों को ठीक बीच में स्थित है। जैसे कि स्वर्णिम अर्धचंद्र, स्वर्णिम अर्धचंद्र की बात करें, और स्वर्णिम त्रिभुज जिसे अर्धचंद्र में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। और स्वर्णिम त्रिभुज में भारत के उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड शामिल है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है, जो अर्धचंद्र क्षेत्र में आता है। ये, और इसमें क्या है कि स्वर्णिम त्रिभुज में ये क्षेत्र सिंथेटिक ड्रग्स, हीरोइन की तस्करी का एक मुख्य स्रोत है। इन इन दोनों क्षेत्रों के बीच सैंडविच होने के कारण भारत में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी और नार्को टेररिज्म, नशे के पैसे से आतंकवाद की फंडिंग एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। इसके प्रमुख खतरे और प्रभाव इस प्रकार है, युवा शक्ति का ह्रास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। न, नार्को टेररिज्म, नशे के पैसे, आतंकवाद और अलगाववाद को फंडिंग मिलती है। सीमा सुरक्षा के लिए खतरा, सीमा पर अपराध और तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती है। आर्थिक नुकसान क्या होता है, इसमें स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, उत्पादक पर अधिक बोझ पड़ता है। क्या पड़ता है, इस पर अधिक बोझ पड़ता है। प्रमुख रिपोर्ट और डेटा, यूएनओडीसी, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, ये संस्था प्रतिवर्ष वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट जारी करती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट भारत में मादक पदार्थों के उपयोग का परिणाम है। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नशीला पदार्थ शराब है। कौन सा है, शराब है। इसके बाद कैनबिस,
भांग गांजा है। फिर नंबर आता है ओपीओइडिस यानी कि हीरोइन का, ओपीओइडिस हीरोइन का। इसके बाद नंबर आता है जैसे कि पंजाब, सिक्किम, दिल्ली जैसे राज्य में ओपीओइडिस के उपयोग की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत बहुत अधिक है। इन राज्यों के अंदर ओपीओइडिस का उपयोग की दर में राष्ट्रीय औसत की तुलना में पंजाब सबसे आगे है। उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, दिल्ली का स्थान आता है। ड्रग्स सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज और देश को नुकसान पहुंचाती है। इस पर क्या होता है, इस स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, परिवार और समाज का विघटन ये कर देता है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान और कुछ कानून है उस प्रकार है जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद क्या है 47 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के तहत संविधान कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा और औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर नशीले पेय पदार्थों को के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। एनडीपीएस एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट ये भारत में नशीली दवाओं के उत्पादन, निर्माण, खेती, कब्जे, बिक्री आदि की परिवहन को प्रतिबंध करने वाला सबसे मुख्य कठोर कानून है। उसके बाद है एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1986 में इस नोडल राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया गया। भारत सरकार की प्रमुख पहल भारत सरकार की प्रमुख पहल नशा मुक्त भारत अभियान। इसमें एनबीए एनएमबीए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय 2020 में ये शुरू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है एनएमबीए का फुल फॉर्म है नशा मुक्त भारत अभियान। क्या है, नशा मुक्त भारत अभियान इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। देश के इसके उद्देश्य क्या थे, देश के सबसे अधिक प्रभावशाली जिलों जागरूकता, परामर्श, पुनर्वास के माध्यम से नशे की मांग को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें क्या था, पहला था जागरूकता अभियान, परामर्श काउंसलिंग करना और डी एडिक्शन और पुनर्वास और मांग में कमी, इसका ये प्रमुख लक्ष्य था। उसके बाद है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसमें नस्ली दवा की तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक तंत्र स्थापित किया गया, जिसमें एनसीओआरडी के में गृह मंत्रालय, पुलिस, राज्य एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल, कस्टम, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, सूचना साझा करना और खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना इसके मुख्य उद्देश्य में है। एजेंसियों के बीच समन्वय, सहयोग बढ़ाना और ड्रग तस्करी पर प्रभाव रोकथाम नियंत्रण करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना इसके प्रमुख मुख्य उद्देश्य रहे थे। हमारा संकल्प है नशा छोड़े और जीवन से जोड़े, जिसमें स्वस्थ परिवार, स्वस्थ मन, सशक्त भारत है, ये इसके प्रमुख लक्ष्य थे। तो साथियों, आज हमने सिटी में जुड़े हुए ये 4 नए टॉपिकों को पढ़ा, मोबाइल एडिक्शन, ड्रग्स एब्यूज, सीपीआर और इनके बारे में हमने देखा। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा हो तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना। हमारा प्रयास आपको पसंद आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए कुछ और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कुछ कमी रह गई है तो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिस आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं ऐसे ही शानदार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।